डियर ऑल, chandrabhanprasad.com पर आपका फिर से स्वागत है। और मैं बड़ौदा में हूँ और फिर उस अंबेडकर वादी दलित महल से आपके साथ वार्तालाप करने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा जनरेशन जी, नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन, दलित यूथ या यूथ। अगर मैं बचपन से अपनी मेमोरी को फिर से वापस लाऊं तो जब भी यूथ के बारे में बात होती है तो फिल्मी स्टार्स के बच्चों के बारे में बात होती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में बात होती के बच्चों के बारे में बात होती है, नेताओं के बारे में बात होती है। और जब समूह के रूप में यूथ की बात होती है तो वह प्रायः सवर्ण जाति के यूथ की बात होती है। क्या इसके पहले कभी भी किसी विचार वीडियो पर या न्यूज वीडियो पर दलित जनरेशन नेक्स्ट के बारे में कोई चर्चा सुना है? जी हाँ, आज मैं आपको आपके सामने ऐसे दो अद्भुत दलित नौजवानों की तस्वीर पेश करना चाहूँगा और उनसे बातचीत करना चाहूँगा, तो शायद हमारे दलित यूथ की आंखें खुले, जो 37 साल की उम्र तक दिल्ली में किराए के एक कमरे मकान में रहते हैं, खुद खाना अपना बनाते हैं, अपना कपड़ा धुलते हैं, और किसी के पास पंखा है तो किसी के पास कूलर है, कुछ लोगों के पास शायद एसी हो, और 10-10, 15-15 साल तक अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी खो देते हैं। तो हमारे बीच दो नौजवान हैं, संजीव कुमार साहब के दोनों बच्चे, ये हैं हमारे ठीक सामने मुस्कान कुमारी। इनकी उम्र जो है, ये पैदा हुई है 2005 की, इन्होंने BBA अभी कंप्लीट किया है। इनके भाई हैं, इनसे बड़े हैं, 2002 के पैदा हैं, ऋतिक कुमार। जब पहली बार इनसे मिला मैं कल, तो मैंने यही कहा कि आपको पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, एक्टर बनना चाहिए था, क्योंकि हमारे समाज में हर फील्ड में लोगों को, हमारे समाज से, क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, चेस में, एथलेटिक्स में, एक्टिंग में, म्यूजिक में, हर फील्ड में जाना चाहिए। अभी हमारा ड्रीम केवल 2 जगह तक सीमित है, CM, PM, SP, DM। इन 2 नारों ने दलित समाज के ब्रेन को एकदम कैप्चर कर रखा है। तीसरी चीज के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आज के 50 साल पहले अगर मैं जाऊं अपने अर्ली यूथ में, तो यह ड्रीम भी रखना कि दलित कभी एक्टर बनेगा, फिल्मी पर्दे पर आएगा, इसका ड्रीम भी हम नहीं देख सकते थे। हम यह मेरे जैसे क्रिएटिव आदमी के दिमाग में भी कभी यह नहीं आया कि दलित बस्ती में द्विज यानी सवर्ण महिलाएं फेशियल करने जा रही दलित दुल्हन्स की। तो ये ज़माना चेंज हो रहा है और नेक्स्ट जनरेशन जी के 2 प्रतिनिधि अगर हम कहें तो हमारे सामने हैं। मुस्कान जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, नमस्ते। हाँ, थैंक यू सो मच। आपने BBA किया है। हाँ। आपके
आप मर्सिडीज भी चला लेती हैं, BMW भी चला लेती हैं, हाँ जी। और आपके घर के जो सामने है, मैं बहुत देर तक पीछे जो है सोच रहा था कि ये दीवार क्यों नहीं घर में है। फिर सोच रहा था कि अच्छा उधर इलेक्ट्रिक फेंसिंग है और ह्यूमन साइज से बड़ा बाउंड्री है, इसलिए सेफ्टी की कोई बात नहीं है। बाद में जब कल मैं यहाँ से जाने लगा तो पता चला कि ये जो ग्लास की दीवार है ये जो है बुलेट प्रूफ है। हाँ जी। और कितना महंगा होगा, चारों तरफ की दीवारें बुलेट प्रूफ हैं, शीशे की हैं। तो आपके पिताजी एफोर्ड कर सकते थे। आपको कभी ये नहीं लगा कि दिल्ली जाकर के आपको IAS की तैयारी करनी चाहिए? जी नहीं, मैंने कभी इस फील्ड में नहीं सोचा कि मुझे IAS IPS की तैयारी करनी चाहिए। मेरे पापा खुद एक बिजनेसमैन है, तो अगर आप IAS IPS या कलेक्टर भी बन जाए तो आपको हमेशा किसी के अंदर ही रहना पड़ता है। पर मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, सो बीइंग अ लीडर मेरे अंदर भी वही है कि आई बी अ लीडर एंड आई रिप्रेजेंट समथिंग इन दैट फील्ड एज अ लीडरशिप, जैसे कि कोई बिजनेस फील्ड में जाना। एंड it is wise to tell that both the kids are English educated. तो बीच बीच में इंग्लिश के भी वाक्य हम प्रयोग में करते रहेंगे। तो आपने सोचा है कि अपने डैडी मम्मी की तरह से, इनकी मम्मी भी बिजनेस में है, आप मीरा मैडम इनकी मम्मी का भी फोटो डाल दीजिएगा या उनकी वीडियो अलग से बनाइएगा। तो आप इस उम्र में तो सभी जो बच्चे जो मैं देख रहा हूँ, मैं इतना घूमता रहता हूँ देश दुनिया, बच्चों में ये तमन्ना है बाप साहब बनने की, IAS बनेंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, गाड़ी जाएगी, गाड़ी पर कुछ बत्ती लगी होगी, एक सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेके साथ साथ चलेगा और लोग कुर्सी से उठ जाएंगे और पैसा लगेगा। 3-4 साल तैयारी करने से हो सकता है। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं आप दोनों लोग, क्यों नहीं, आप फिर भी क्यों नहीं उधर आपका मन गया? देखिए, IAS में आप जाओगे तो आपको एक रिस्पेक्ट तो मिलती ही है, पर अगर आप कोई और फील्ड में भी अपना नाम बना लोगे तो भी रिस्पेक्ट उतनी ही मिलेगी। जैसे कि आप मेरे पापा को देख सकते हैं, वो खुद एक लीडर है, इतने बड़े बिजनेस संभालते हैं, कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि उनके पास रिस्पेक्ट नहीं है। ही हैज अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी एंड वी कैन क्लियरली सी इट। लाइक कोई भी उनसे मिलता है तो एक रिस्पेक्ट की तरह ही देखता है। आई गेस कोई IPS IAS सबकी एक एक अपनी पहचान होती है, पर उस पहचान से कुछ अलग हटके करना। हाँ, मैं जब भी अभी आया तो वहाँ पर 2 इतने मजबूत गार्ड है आप लोगों की रक्षा के लिए हैं। तो किस तरह के बिजनेस में आप जाना चाहते हैं? आपने BBA कर लिया है, हाँ। आगे पढ़ाई में भी और आगे जाना है अभी? हाँ, अभी मैंने BBA किया है। अभी नेक्स्ट मेरा यही है अप्रोच कि मैं MBA करूँ, या तो इंडिया के कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से, या तो आउट ऑफ इंडिया भी हम सोच रहे हैं, और वहाँ से मैं अच्छा एजुकेशन पाऊँ और मैं भी अपने पापा का बिजनेस भी एक्सपैंड करूँ, उसमें भी कुछ करूँ और खुद का वहाँ से नॉलेज लेके उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करूँ और खुद का भी एक्सपैंड करूँ, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मैं खुद के लिए भी ढूंढूँ। जैसे कि अभी मेरे पापा ने एक सजेस्ट किया था कोर्स, MBA का स्पेशलाइजेशन है सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे बिजनेसेस चलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है, हार्म करता है एनवायरनमेंट को। जैसे आप देख सकते हो इंडिया में कितना ज़्यादा हीट वेव बढ़ गया है, अभी 48 डिग्री सेल्सियस जा रहा है टेम्परेचर, इतना ज़्यादा हीट। ये सब इसी वजह से क्योंकि इंडस्ट्रीज इतना ज़्यादा पोल्यूट कर रही है एनवायरनमेंट को। तो वही हम कैसे लोअर कर सकते हैं और बिजनेस कैसे इफेक्टिवली जो एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करे और फ्यूचर जनरेशन भी सस्टेन कर पाए ये चीज़ को, वो देखते हुए कैसे बिजनेसेस रन हो सकता है। ये उस तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि इसमें भी कुछ करा जा सकता है अभी। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन बहुत हैं सारे ऑप्शन और आपकी उम्र अभी 21 ईयर्स है। है। यस। तो खैर आपसे शादी ब्याह का सवाल तो अभी पूछना उचित नहीं है, पर जो लोग देख रहे हैं वीडियो, यंग हैं, सक्सेसफुल हैं, तो अपने को वेटिंग लिस्ट में समझें। ऋतिक साहब, ये बताइए कि आपको किसी ने नहीं कहा कि आपकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, आप पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में चले जाइए ट्रेनिंग लेने के लिए? जी, कहा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने है। अच्छा। और स्कूल से मुझे पहले भी
बहुत सारे रैंप वॉक वगैरह, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में अवार्ड्स मिलते रहते थे। लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट था, मुझे था कि मुझे खुद को एक्सप्लोर करना। तो जहाँ तक मैंने खुद को एक्सप्लोर किया और खुद को जाना है, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करूँ, और उनसे कनेक्ट करके मुझे जो प्राप्त होता है, जो नॉलेज प्राप्त होता है, उसी को यूज़ करके मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँ जिससे मैं सोशल वेलफेयर में हेल्प कर सकूँ, और कुछ ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकूँ जिससे सभी का भला हो और हम सब उसमें कुछ ना कुछ ग्रो कर सकें। ये तो इस तरह के पारसी बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, जो पारसी समाज के लोग हैं। तो जब उनके बच्चों से मैं बात करता हूँ तो वो हमेशा इसमें ये बात करते हैं कि कैसे हम वेलफेयर कर सकें लोगों का। तो ये आपके मन में है ये बात अच्छी। अपनी बहन की तरह इनसे जो सवाल पूछा था मैंने, वही आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने भी कभी IAS में जाने की नहीं सोची? नहीं, क्योंकि IAS का जो चार्म है, वो जो रुतबा है, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसका दूसरा साइड भी है। हम लोग जैसे कि सोशली बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं कोई बिज़नेस क्रिएट करता हूँ, तो बिज़नेस क्रिएट करके जितने भी एम्प्लॉयमेंट मैं जनरेट करूँगा, जितने लोग मुझसे जुड़ेंगे, मुझे लगता है कि मैं उस तरीके से ही बहुत कुछ हेल्प कर पाऊँगा। और मैं एक इंसान भी ऐसा ही कि मैं किताब से ज़्यादा लोगों को पढ़ के उनके लिए जो हो सके वो कर सकूँ। यानी आप मेरे उस नारे को जस्टिफाई कर रहे हैं जो मैंने 2010 में उछाला था और बहुत सारे लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। मैंने कहा था, बी जॉब गिवर नॉट जॉब सीकर। तो आप वही बात कर रहे हैं। आपको इस नारे के बारे में नहीं पता रहा होगा शायद, कि आप लोगों को जॉब दे सकें। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। जो भी व्यूअर्स हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम अगर अपने बचपन में जाएं वापस, तो कहीं नौकरी मिल जाए। बाबू साहब के यहाँ हल जोत रहे हैं, तो उनकी जनरेशन नेक्स्ट कि ये ड्रीम होता था कि मैं सिपाही बन जाऊं। कोई बोलता था मैं पोस्टमैन बन जाऊं, कोई बोलता था मैं पोस्टल क्लर्क बन जाऊं, दरोगा बन जाना तो बहुत बड़ा ड्रीम था। कोई फैक्ट्री में सोचता था मैं गाजियाबाद चला जाऊं, कलकत्ता चला जाऊं, बॉम्बे चला जाऊं, वहाँ पर फैक्ट्रियों में नौकरी पा जाऊं। लेकिन आप एक ही जनरेशन में, तो डॉक्टर अम्बेडकर जब ड्रीम देखते थे, मैं कई बार कहता हूँ कि फिलासफर में और आम इंटेलेक्चुअल में ये फ़र्क होता है कि फिलासफर दीवार के बाहर भी देख लेता है, इंटेलेक्चुअल दीवार के बाहर नहीं देख पाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब दलितों के बिजनेस के बारे में बार बार बातें कर रहे थे, वह 1919 में जब पहली बार जो है साउथ वारू कमेटी के सामने गए, तो बोले हमारे लोगों को बिजनेस करने का अधिकार नहीं है। देखिए बॉम्बे में जो है एक लेडी वाटरमेलन बेच रही थी इस सड़क पर, तो उसी की कॉलोनी का किसी ने देख लिया और कहा ये तो अनटचबल लेडी है। तो जाके थाने में कंप्लेंट कर दिया कि हम सबको ये पोल्यूट कर रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये सोचते, कहीं न कहीं उनके मन में रहा होगा कि हमारी एक ऐसी भी जनरेशन आएगी जो जॉब देने की बात सोचेगी। तो आप दोनों जॉब क्रिएट करने की बात सोच रहे हैं, तो एक जनरेशन में दुनिया कितनी चेंज हो गई, एक जनरेशन में। तो आप बताएं कि आप किस तरह का बिजनेस आपके दिमाग में, अभी हमें कल शाम को बता रहे थे आपके फादर, जिनको मैं बोलता हूँ आदर्श अम्बेडकरवादी, कि आप कुछ हाथ बटा रहे हैं बिजनेस में। एक तरफ से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो गई है, एक तरफ से आप इंटर्न हैं। तो किस तरह का बिजनेस आपके दिमाग में आ रहा है? आप दिन रात सोचते होंगे किस तरफ का इसी बिजनेस को ले जाना है या कुछ और भी बिजनेस सोच रहे हैं आप? देखिए, फिलहाल तो मैं जिस बिजनेस में मैंने अपना टाइम दिया है, वो मेरे पापा का जो बिजनेस है, उसमें 3 साल से मैं टाइम देता थोड़ा आवाज़ तेज करेगा। हाँ। तो 3 साल से टाइम देते देते जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है और जो मुझे नॉलेज हुआ है, तो उससे मैंने ये सीखा है कि ये बिजनेस अगर हम इसको अगर आगे ग्रो करते हैं, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इसमें हम जितना चाहे जितना एफर्ट लगाए उतना कम है।
इसलिए हम जितना हो सके उतना एक वर्कफोर्स को एक जगह इकट्ठा करके एज अ मेजोरिटी अगर इसके अंदर हम लोग इनपुट दे सकें तो इसको हम उस लेवल तक क्रिएट कर सकते हैं या उस लेवल तक बना सकते हैं जिस लेवल तक बहुत कम बिजनेसेस जा पाते हैं। इसका आउटलुक बहुत है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम शहर में पूरे वर्ल्ड का अगर शेयर होल्डिंग बात करें सिर्फ स्केप होल्डिंग अमाउंट की तो वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट होता है और उस कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए हम उतनी मेहनत कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और बाकी रही दूसरी चीज़ों की बात तो जो बिजनेसेस मैंने बाहर देखे हैं इधर उधर देखे हैं उनको मैं इतना ज़्यादा अभी तराश नहीं पाया हूँ कि मैं उसके अंदर अभी कुछ बोल सकूँ। तो ये बिजनेस है, इसी के अंदर मुझे स्कोप लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इसी को मैं ग्रो कर सकता हूँ बहुत। जैसे कि टाटा के लोगों ने नमक से बिजनेस शुरू किया लेकिन नमक के बिजनेस को बंद नहीं किया और आज भी टाटा नमक ही उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आपके पिताजी, मैं कल उनसे इनफॉर्मली बात कर रहा था तो कब आपने बाइक खरीदा तो उन्होंने बाइक की कहानी बताई। तो जो एक आम इंडियन का ड्रीम होता है BMW खरीदना, मर्सिडीज खरीदना, वो तो आपके पास है। आपका घर का मैंने वो होम थिएटर देखा। होम थिएटर देख करके मैंने अभी तक केवल 2 दलित परिवारों में होम थिएटर देखा है। एक आपका देखा है, एक फैजाबाद में डॉक्टर चौधरी साहब हैं, हाँ, जयंती नटराजन उनकी वाइफ हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने अपना दिखाया ये होम थिएटर। बिल्कुल लग रहा है कि अत्याधुनिक होम थिएटर, हम बड़े से सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं। वो होम थिएटर क्या है? होम थिएटर एक्चुअली वो कहाँ से मंगाया है आपने? हम लोगों ने जो होम थिएटर मंगाया है यूएस की ब्रांड है फोकल करके। यूएस की ब्रांड है फोकल करके। एंड पहले मार्केट में जो फोकल का होल्ड था बहुत ज़्यादा था। हाँ। एंड जो म्यूज़िक रिमिक्स करते हैं या म्यूज़िक बनाते हैं या जो लोग म्यूज़िक को समझते हैं वो इसके बीट्स एंड ड्रॉप्स को यूज़ करके ऐसी साउंड्स क्रिएट करते हैं। जो सॉन्ग्स आजकल की जेनजीज जो आप बोल रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसको हम टेक्नो भी बोल सकते हैं। इसलिए ये हम लोगों ने स्पीकर इनकॉर्पोरेट किया है ताकि हम लोग जनरेशन के साथ भी मेल्टेड रहे एंड आगे आने वाला फ्यूचर जो भी अपग्रेड होगा वो हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स दैट वी हैव राइट नाउ। बताइए कितनी अच्छी बात है। मैं तो नहीं किसी IAS अफसर के घर दलित हो जाए, घर दलित, मैं तो JNU से पढ़ा हूँ, मेरा तो पूरा क्लास ही IAS हो गया। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो किसी IAS के घर मैंने होम थिएटर नहीं देखा है। अगर वो चुपके से कहीं बना रहे होंगे तो अपने मौसी घर के कहीं बना दिए होंगे, कहीं दूर दराज किसी को CID वाले CBI वालों को पता नहीं चले। आप कितना बढ़िया होम थिएटर बनाते हैं, आपके दोस्त लोग आते हैं। आपके ग्रैंडफादर आए थे तो उनको दिखाया था आपने? जी हाँ, उनको भी दिखाया था। कैसा उनको लगा? उनको बहुत गर्व महसूस हुआ कि इतना दूर गांव से निकल के यहाँ पे आके पापा ने इतनी मेहनत की। उन्होंने जो क्रिएट किया, जो बिल्ड किया, उनके फेस पे जो मैंने सुकून देखा, मैं बस उसके लिए मैं भी मेहनत करता हूँ कि मैं भी एक दिन अपने पापा की शक्ल पे ऐसा कुछ सुकून देख सकूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़। तो अब BMW और मर्सिडीज का ड्रीम तो आपके बचपन में ही प्राप्त हो गया, आप भी BMW मर्सिडीज चला लेते हैं। इसके आगे आपका ड्रीम क्या है? इसके आगे हम लोग BMW आज चला रहे हैं, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि इस लेवल का कुछ बनाना चाहेंगे ताकि हम जो अपमोस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी है उसमें एंटर हो सके और कुछ प्रदान कर सके हम सोसाइटी के लिए उस तरीके से। मतलब ड्रीम में अभी है कि कभी हम आज मर्सिडीज की सवारी कर रहे हैं, मर्सिडीज कभी बनाएं। जी, ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग लेके। और अभी आपकी उम्र मात्र 24 साल है। जी हाँ। तो अभी तो आपके पेरेंट्स से मैं बात करूंगा, शादी वादी भी करनी चाहिए आपको। शादी करनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैं इतनी सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टाइम में ले सकूँ और उनको मेल्ट करके एक सही तरीके से उनको चला सकूँ। क्योंकि आपके पिताजी बिजनेस में हैं, आपकी मम्मी बिजनेस में हैं, आपकी छोटी बहन बिजनेस की सोच रही हैं, आप भी बिजनेस की सोच रहे हैं, तो परिवार की संख्या भी बढ़नी चाहिए। शर्मा के तो ये
बातचीत क्लोज करने के पहले मैं एक एक सवाल इन लोगों से करना चाहूँगा। इन्होंने जो अपने एक वीडियो मैंने कहा है बनाने के लिए घर के बारे में, इतने मेरे साथ एक कल क्लास 1 ऑफिसर आए थे। उन्होंने कहा मैंने गुजरात में 35 साल सर्विस करते हो गए, अभी भी शायद आने वाले हैं। मैंने इतना आलीशान बेडरूम और बाथरूम नहीं देखा है और मैं 5 स्टार होटल में रुका हूँ। तो मैंने अभी आपके पिताजी से अनुरोध किया है कि मुझे यही शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि जो गेस्ट रूम बनाया है आपने वो बेडरूम जो है कितना शानदार और आलीशान है, ताकि मेरी मेमोरी में वो रहे। तो अब इसके आगे आप क्या घर बनाना चाहेंगे? अब इसके आगे क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है इसके आगे? इसके आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे बताइए कुछ। जैसे कि हम लोग ने इस घर को इस हिसाब से बनाया है कि हम लोग ने नेचर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, नेचर को आपने डिस्टर्ब, हाँ देख सकते हैं बाहर जो है इतना। जी हाँ, ये जो वातावरण के साथ घुलने मिलने के हिसाब से हम लोगों ने इसका आर्किटेक्चर किया हुआ है। तो फ्यूचर में हम ऐसा भी कुछ बना सकते हैं जो वातावरण के साथ इस हिसाब से खेले कि हम लोग साउंड्स जो होते हैं, पानी के साउंड्स होते हैं, चिड़ियाओं के साथ चहचहाट की आवाज़ होती है, वी कैन इनकॉर्पोरेट दिस थिंग्स इनटू अ वे कि उसको बहुत श्रिल एंड बहुत ही फ्रीक्वेंसी वाइज पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके पूरे हाउस को ऐसी एनर्जी दे जिससे जो इंटरनल पॉजिटिविटी होती है इंसानों की वो बढ़ सके, ताकि इंसान पॉजिटिव सोच सके और पॉजिटिव रास्ते पे चल सके। दैट मीन्स यू आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली आल्सो। या बेसिकली आई एम दैट आल्सो। What message do you have for Dalit Jain जी? पहली बात तो आपने जैसे बताया था हाँ। कि बहुत टाइम पहले सब सोचते थे कि हम दरोगा बन जाए या फिर इन सब चीज़ों में जाए। हाँ। अभी भी हम बिहार से आते हैं, हाँ। तो बिहार में अभी भी ऐसा ही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई पुलिस ऑफिसर बन जाए, पुलिस में भर्ती हो जाए, यही सब होता है। अभी तक यही प्रचलन है वहाँ पे। तो अभी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें तो हैं ही, पर एक बार आउट ऑफ द बॉक्स नज़र फिर आइए, देखिए कि बाहर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है। मतलब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि आप फ़ोन में भी बस कुछ वीडियोस बना के AI के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। AI भी नहीं तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, तो आप एक बार उनको एक्सप्लोर करिए और फिर उन सब चीज़ों में भी एक बार ध्यान दीजिए कि उन सब में कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपके क्वालिटीज़ के साथ मेल खाए, जहाँ पे आपको मज़ा आए वो चीज़ करने के लिए। तो आपके पेरेंट्स ने आप में इतना अच्छा कैरेक्टर दिया है कि आप पैदा हुई हैं यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर है आपके लिए, सारी सुविधाएं, पर फिर भी बिहार के बारे में सोचती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिहार के बारे में बोलना, अपने समाज के बारे में सोचना, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका क्या मैसेज है दलित जैन जी के लिए? मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि वो अपने आप को पहले तो भीड़ से बिल्कुल डिफरेंट ना समझे, और दूसरी बात ये कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे बच्चों के लिए भी है, बस उस पर ये समझे कि उनकी जितनी कैपेबिलिटी है, उनकी जितनी एबिलिटी है, वो जितनी शिद्दत से वो चीज़ें पा रहे हैं, कर रहे हैं, वो भी उतने ही हकदार है उस चीज़ के लिए। तो वो ऐसा ना सोचे कभी भी कि वो कोई बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, वो बस वही चीज़ करने जा रहे हैं जो उनकी खुद की है। मेरा मैसेज उनके लिए है, ये चीज़ें शायद उनको हिम्मत देगी और आगे बढ़ने के लिए उनको जो डेवलपमेंट चाहिए अंदर से वो शायद प्रदान कर सकती है। मेरे एक दोस्त हैं आगरा में, वो पीपल टाइटल लिखते हैं, दलित समाज के हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रसाद जी आप मैच मेकिंग का भी काम शुरू कर दीजिए। तो मैंने कहा कि जो दलित बिजनेस नौजवान हैं, नवजुतियाँ हैं, उसमें ज़्यादा दलित समाज का इंटरेस्ट होता नहीं है शादी ब्याह के लिए। एक बेंगलोर में हमारे जानने वाले दलित एंटरप्रेन्योर हैं, उनके फादर PCS थे और शायद ADM हो गए हों रिटायर होते होते। मैंने उनको 2010 में उनसे मिला था, तो वो जब आयरन को वो करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें जो राना लगता, वायर लगता है, वो एक वायर लगता है जिससे वो जुड़ता है, उसको कुछ बोलते हैं, तो उसका काम करते थे वो।
और वो 60 लोगों को रखे थे मजदूर अपने यहाँ, एक फैक्ट्री थी। तो 23 बार रिजेक्ट हुए थे वो। आने लड़की वाले आते थे देखने के लिए, सब कुछ अच्छी पर्सनालिटी सारा कुछ है, पूछते थे नौकरी क्या करता है लड़का। तो उनके पिताजी बताते थे इसी फैक्ट्री है। और फैक्ट्री तो ठीक है लेकिन खुद नौकरी कब करेंगे। तो दलित समाज में ये जो है एक संकट है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे 25, 50, 100 दलित बिजनेसमैन जो हैं, जिनके पास मर्सिडीज, BMW, आडी और इनोवा वगैरह टाइप की कारें हैं, तो इनका एक क्लब बनाया जाए जो साल में एक बार कहीं मिले, दिल्ली में, बॉम्बे में, पटना में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, चंडीगढ़ में, जो केवल फैमिली फंक्शन की तरह से इकट्ठा हों, इंजॉय करें, इंटरेक्ट करें, मिले जुलें। क्योंकि क्लास फॉर्मेशन किसी भी समाज के प्रगति का अगर कोई सबसे पावरफुल सिग्नल है तो क्लास फॉर्मेशन। मतलब ऐसे दलित हैं जहाँ शादियाँ हो रही हैं तो 20 BMW आ गई हैं, मर्सिडीज आ गई हैं, तो नीचे वाला जो दलित समाज है वह भी उसी तरह बनने की कोशिश करता है। तो ये बातचीत मैं तो बहुत ही, मैं इतना कल से इतना खुश हूँ कि बिहार से एक नौजवान यहाँ आते हैं गुजरात, और 4000 लोगों के एम्प्लॉयर बनते हैं। और उनके 2 ऐसे बच्चे हैं जो यंग हैं बिल्कुल, लेकिन यह भी जॉब गिवर बनना चाहते हैं। ये ड्रीम है ना आप लोगों का। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं लाइफ में, कैरियर में। वैसे आप फील्ड में गए होते तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाती, क्योंकि जो बड़े बड़े रिच लोगों के बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। गौरैया नहीं आ रही है इधर, वो क्यों है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। चीड़ खत्म हो गई और गिद्ध खत्म हो गए। और जैसे आपने पर्यावरण के बारे में बताया है तो बड़ी अच्छी सोच है। हमें कल आपके रिलेटिव, आपके पापा के भांजे लगेंगे, वो बतला रहे थे कि कहीं आम के पेड़ भी लगाए हैं आप लोगों ने। कुछ इस साल ही लगाया है पेड़ और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं चाहूँगा, आजकल तो आम के पेड़ 3 साल में बड़े हो जाते हैं, मतलब फल आने लगता है। 400-500 आम के पेड़ का जो है बाग लग जाए और हमारे समाज के लोग CM, PM, SP, DM, यह एक जाल बन गया है। दलित समाज का नौजवान इसमें फंस गया है, इससे बाहर नहीं आ पा रहा है। तो उससे बाहर निकालने के लिए आप जैसे एक नहीं 1 लाख नौजुवक नौजुवतियाँ तैयार होनी चाहिए, ताकि लोगों का उधर जो नशा है, जो एडिक्शन हो गया है, गांजा से भी खतरनाक एडिक्शन है। 3 बार में अगर आप IAS नहीं बने तो छोड़ दीजिए, वहाँ उससे भी और दुनिया है अलग। आप उसी में 15 साल लगे हैं, 10 साल लगे हैं, तो पूरा दलित समाज CM, PM और SP, DM के जाल में इतना फंस गया है कि पूरा समाज, जिस समाज का यूथ बर्बाद हो जाए फिर उस समाज का क्या उम्मीद बचता है। तो आप दोनों लोग जॉब गिवर बने और पर्यावरण प्रेमी बने रहें, और खाली टाइम में पक्षियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाइए, यहाँ वहाँ वेबसाइट खोलिए, उस पर करिए, उसको दिखाइए, ताकि आपके माता पिता को भी लगे कि हमने जो बच्चों को शिक्षा दी है, जो मैनर्स दिए हैं, एटिकेट्स दिए हैं, तो हमारे बच्चे कुछ हमसे आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इस तरह की पसंद है तो इसको सपोर्ट करिए, इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और डिस्कस करिए कि संजीव कुमार की तरह आपके भी बच्चे होने चाहिए जो जॉब गिवर्स का ड्रीम देख सके। जय भीम, जय भारत।